नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमास के चरमपंथियों का एक दल मॉस्को पहुंच गया है, लेकिन हमास का यह दल अकेले रूस नहीं गया है, बल्कि ईरान के उप विदेश मंत्री भी मॉस्को पहुंचे हुए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह बेहद अहम जानकारी दी है, यानी इजरायल और हमास की जंग के इस सीन में पुतिन ने एंट्री ले ली है। जंग में इजरायल और अमेरिका साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ हमास और ईरान है। ऐसे में दूसरे खेमे का रूस पहुंचना बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रूस पहले दिन से इस लड़ाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है, मगर अब वो खुलकर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ लेबनान के बेरूत से जावेद मंसूरी जुड़ रहे हैं और इजरायल से जुड़ रहे हैं नीरज कुमार। नीरज, ये बड़ी खबर, मॉस्को पहुंच गए हैं। देखिए बिल्कुल किशोर, हमास के प्रतिनिधि का मौसम मोहम्मद अबू मरजूक का पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि आधिकारिक तौर पे पहले ऐलान इस यात्रा का नहीं किया गया था रूस की तरफ से, लेकिन रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के तरफ से इस बात को सुनिश्चित किया गया कि हमास का प्रतिनिधि पहुंचा हुआ है और ईरान के उप विदेश मंत्री भी वहीं मौजूद है। देखिए 9 दिनों के बाद, हमास के आतंकी हमले के 9 दिनों के बाद रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने नेतन्याहू से बात किया था। जब संयुक्त राष्ट्र में रूस की तरफ से प्रस्ताव आया सिविलियन को न मारा जाए, तो उसमें हमास का नाम नहीं था। तो ये दर्शाता है कि कहीं रूस का रुख जो है हमास की तरफ तो नहीं है। हालांकि दोनों को बैलेंस लेकर पुतिन चलते हैं। और आपको याद होगा कि इजराइल एक ऐसा पश्चिमी देश, अगर पश्चिमी देश भी उसको देखे डेवलप्ड नेशन के तौर पे, जिसने पूरे यूक्रेन युद्ध के दौरान न तो रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की और न ही वेस्टर्न सेक्शन यानी पश्चिमी देशों की तरफ से जो रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए थे उसके साथ भी इजराइल गया। तो पुतिन को देखना होगा कि इजराइल नाराज ना हो, लेकिन कैसे बैलेंस बनाते हैं और हमास को भी कैसे साधते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इजराइल के लिए चिंता की बात है। जी, और बड़ी खबर, इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग पर इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को बर्बाद किया है। उसने रात में यह ऑपरेशन चलाया और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल की सेना ने बयान दिया कि यह ऑपरेशन जंग के अगले चरण की शुरुआत है और उसकी सेना जमीनी जंग की तैयारी के लिए गाजा में घुसी। इजरायल ने यह भी बताया कि उसने हमास के उन ठिकानों को तबाह किया जहां से इजरायल पर पलटवार हो सकता था, और इसीलिए इजरायल की सेना ने जंग के 20वें दिन गाजा पट्टी में घुसकर हमास को मारा और उसकी सेना ने हमास के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद इजरायल की सेना गाजा पट्टी से लौट आई और बयान जारी किया कि यह हमास के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी थी, जिसमें इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में घुसकर हमास को मारा, या यूं कहें कि दुनिया को गाजा में जमीनी जंग का ट्रेलर दिखा दिया, क्योंकि इजरायल ने गाजा में किए गए इस ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें इजरायल की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक समेत एक बुलडोजर गाजा की सीमा में घुसता दिखा, जिसके बाद उन्होंने उन ठिकानों को निशाना बनाया जिनकी पहचान पहले से ही कर ली गई थी। इजरायल के टैंक नजदीक से उन ठिकानों को उड़ाते नजर आए, तो वहीं हमास के कई ठिकानों पर इजरायल ने बुलडोजर चला दिया। इस बीच इजरायल के टैंक लगातार गोले दागते रहे और जबरदस्त धमाकों के बाद इमारतों के चिथड़े हवा में उड़ते दिखे, जिसके बाद इजरायल के सारे टैंक और गाड़ियां गाजा से लौटते भी दिखाई दी। इजरायल ने भी बयान जारी किया कि उसकी सेना ऑपरेशन पूरा करके इजरायल वापस आ गई और जानकारी दी कि इजरायल की सेना ने दक्षिणी इजरायल की सीमा से लगे उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर छापा मारा और वहां जंग की जमीन तैयार की, क्योंकि यह ऑपरेशन इजरायल और गाजा की सीमा पर जंग के अगले चरण का हिस्सा है। या यूं कहें कि यह ऑपरेशन गाजा में जमीनी हमले से जुड़ी तैयारियों का आखिरी पड़ाव है, क्योंकि इजरायल की सेना ने बयान दिया कि वो उत्तरी गाजा में जंग का मैदान तैयार करने के लिए घुसी थी, जिसके लिए इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में उस जगह से हमास का सफाया कर दिया जहां से उसे पूरे गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाना है। यानी इजरायल ने जमीनी जंग शुरू करने से पहले हमास को घर में घुसकर मारा, और इससे पहले उसने दक्षिणी इजरायल में पूरी तैयारी की थी और उत्तरी गाजा के नजदीक रहने वाले लोगों को घर में रहने को कहा, क्योंकि अगर हमास जवाबी कार्रवाई करता तो सीमा पर रहने वालों का नुकसान हो सकता था। और इसीलिए गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले सीमा पर रहने वाले लोगों को घर में रहने की चेतावनी जारी कर दी गई, क्योंकि गाजा पर जमीनी हमले से पहले इजरायल ने उत्तरी गाजा में हमास के कई लड़ाकों, उनके ठिकानों और हथियार रखने वाली जगहों को खत्म कर दिया, जिसके बाद इजरायल की सेना के गाजा में जमीनी हमला करने पर जवाबी कार्रवाई की संभावना घट गई, क्योंकि इजरायल के मुताबिक उसकी सेना ने दक्षिणी इजरायल से लगने वाले उत्तरी गाजा के इलाके से हमास का सफाया कर दिया, जिसके लिए उसकी गिवाती ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। और दक्षिणी इजरायल में सेना के दफ्तर में बैठे सेना के अधिकारी गिवाती ब्रिगेड के हर कदम पर नजर रखते दिखे।
उत्तरी गाजा में इस ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही इजराइल की सरकार ने गिवाती ब्रिगेड को इसके संकेत दे दिए थे, क्योंकि 20 अक्टूबर को इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने इजराइल की सीमा पर बैठी गिवाती ब्रिगेड से बात की थी, जिसके बाद इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया था कि गलांत ने गिवाती ब्रिगेड को जल्द ही ये ऑपरेशन शुरू करने का संकेत दिया था और गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों से कहा था कि अभी वो गाजा को दूर से देख रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो उसे अंदर से देखेंगे। और बहुत जल्द वो मौका भी आ गया। इजराइल की गिवाती ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में हमास के कई ठिकानों पर छापा मारा, क्योंकि इजराइल ने सेना की ये टुकड़ी गाजा पट्टी में कट्टरपंथी संगठनों के लड़ाकों से लड़ने के लिए बनाई थी। और हमास के खिलाफ इजराइल की सबसे बड़ी लड़ाई में भी गिवाती ब्रिगेड ने बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी, क्योंकि गाजा में ऑपरेशन के लिए इजराइल की पैदल सैनिकों की इस टुकड़ी को भेजा गया। गिवाती ब्रिगेड इजराइल की सेना की पैदल सैनिकों की टुकड़ी है, जिसे 1947 में बनाया गया था, जिसके सैनिक फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का हिस्सा बने थे। 2005 से पहले इजराइल की गिवाती ब्रिगेड गाजा पट्टी में ही तैनात थी, जहां वो फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठनों से लड़ रही थी। लेकिन गाजा पट्टी पर हमास के कब्जे के बाद गिवाती ब्रिगेड को गाजा पट्टी से वापस बुला लिया गया था और उसे दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दिया गया था। और तभी से गिवाती ब्रिगेड इजराइल की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है और हमास के लड़ाकों से सीधी जंग लड़ रही है, क्योंकि इजराइल ने तय कर लिया कि वो हमास के अंत से पहले नहीं रुकेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद ये साफ कर दिया कि अब इजराइल नहीं रुकेगा और उनका पूरा फोकस हमास के खात्मे पर है। और वो हमास से जुड़े एक एक शख्स को मौत के घाट उतार कर ही चैन लेंगे। אנשי החמאס הם בני מוות, מעל האדמה, מתחת לאדמה, בתוך עזה, מחוץ לעזה। इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है, क्योंकि इजराइल 10 अक्टूबर को ही ऐलान कर चुका है कि वो हमास के अंत के लिए उत्तरी गाजा में घुसेगा। रात में उसकी सेना की टुकड़ी ने गाजा में ऑपरेशन चलाकर उसकी रिहर्सल भी कर ली, यानी जमीनी जंग का ट्रेलर दिखा दिया, जिसके बाद नेतन्याहू का बयान आया कि वो जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो कब और कैसे शुरू होगी, उस पर नेतन्याहू ने सस्पेंस बनाए रखा और दलील दी कि ऐसा वो इजराइल के सैनिकों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमास को पता चल गया कि इजराइल की सेना का प्लान क्या है तो फिर तो हमास चौकन्ना हो जाएगा। लेकिन इजराइल की सेना ने जिस तरह से गाजा में हमास को घुसकर मारा, उससे यह संकेत मिल गए कि इजराइल की मिलिट्री बहुत जल्द गाजा में ऑपरेशन शुरू कर सकती है, जिसके लिए उसने उत्तरी गाजा में जंग की जमीन भी तैयार कर दी। और इतना ही नहीं, दक्षिणी इजराइल में सीमा के पास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया और उन्हें कई दिनों तक गाजा की सीमा से दूर सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया गया। माना जा रहा है कि इजराइल के टैंक इसी वजह से रात के अंधेरे में गाजा में घुसे और अपना काम करके लौट आए, क्योंकि अगर हमास को भनक लग जाती तो वो एक बार फिर आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। और इसीलिए जमीनी जंग के रिहर्सल के लिए इजराइल ने रात का वक्त चुना, क्योंकि हमास को इसकी भनक भी नहीं लगी और दक्षिणी इजराइल में रहने वाले लोगों को वहां से निकलने का मौका भी मिल गया। क्योंकि इजराइल की सेना ने बयान दिया कि यह जंग लंबी खिंच सकती है। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी यही बात कही थी। पिछले हफ्ते जब बाइडेन इजराइल के दौरे पर आए थे तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने उनसे मुलाकात की थी और आशंका जताई थी कि हमास से इजराइल की जंग लंबी खिंच सकती है। और अब इजराइल की सेना ने जंग लंबी चलने के संकेत दिए। ממשיכים לתקוף בעזה, היום תקפנו בעיר עזה, תקפנו תשתיות טרור। इजराइल की सेना की जंग किसी देश की सेना से नहीं, बल्कि एक ऐसे कट्टरपंथी संगठन से है जिसका पूरी की पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा है। इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा पट्टी में हमास का 500 किलोमीटर का टनल नेटवर्क है, यानी करीब करीब पूरे गाजा के नीचे सुरंगें हैं, जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 11 है। और इन सुरंगों में मिसाइलें और टैंक रखे गए। सबसे बड़ी बात यह कि हमास का दावा है कि उसके 30,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल से जंग लड़ने को तैयार है। मतलब इजराइल की सेना के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमास के हजारों लड़ाकों को घनी आबादी वाली गाजा पट्टी में ढूंढना आसान काम नहीं है। यही नहीं, इजराइल की सेना ने खुद कई बार कहा है कि हमास के लड़ाके आम लोगों के बीच छिपकर लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों को सलाह दी थी कि वो ह्यूमन शील्ड न बने, क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया था कि हमास के लड़ाके पीछे से वार कर रहे हैं और उन्हें ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, क्योंकि लड़ाई के इस तरीके में दुश्मन आम लोगों का इस्तेमाल करता है और उन्हें सामने करके दुश्मन से खुद को बचाता है। और इजराइल का कहना है कि हमास ने भी इसी तरीके से गाजा के लोगों को अपना हथियार बनाया, जिससे इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि गाजा पर 6,000 से ज्यादा बम गिराने के बाद भी हमास के 30,000 से ज्यादा लड़ाके जिंदा हैं। कम से कम हमास ने तो यही दावा किया, जिसकी वजह से हमास और इजराइल की जंग की तुलना अफगानिस्तान में तालिबान से हुई जंग से की जाने लगी, क्योंकि ये जंग करीब 20 साल चली थी और आखिरकार अमेरिका की सेना को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बन गई थी।
और अब हमास और इजराइल की जंग की तुलना भी अफगानिस्तान की लड़ाई से हो रही है, क्योंकि वहां तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के नॉर्दर्न अलायंस और अमेरिकी सेना ने 20 साल तक जंग लड़ी थी। और करीब 2 साल पहले अमेरिका की सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली गई थी। और अब हमास और इजराइल की जंग भी उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है, क्योंकि हमास हथियार डालने को तैयार नहीं है। उसे हिजबुल्लाह और ईरान का साथ भी मिल रहा है, जिससे इजराइल उत्तर और दक्षिण में घिरता दिख रहा है, क्योंकि हमास बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में है। और इजराइल ने भी लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए उसके रक्षा मंत्री ने बाइडेन से बात भी की थी और उम्मीद जताई थी कि अमेरिका से उसे लंबे समय तक हथियार मिलते रहेंगे। यही नहीं, इजराइल ने खुद भी गाजा में जमीनी हमले की तैयारी तेज कर दी। और इस काम में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के लिए पश्चिम एशिया में अपना इमरजेंसी वेयर हाउस खोल दिया। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल के दोस्तों से उसे मिसाइल, बॉमर, रेडार और दूसरे हथियार भी मिले, जबकि यूरोप के देशों ने उसे वो हथियार लौटा दिए जो उन्होंने इजराइल से ले लिए थे। इसके अलावा इजराइल की सेना ने भी अपनी तैयारियों को धार दी और इजराइल ने हजारों डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग दी, जो गाजा में जमीनी जंग के समय इजराइल के सैनिकों की मदद करेंगे। इसके अलावा गाजा के नजदीक 2 इमरजेंसी सेंटर भी बनाए गए। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जमीनी कार्रवाई करने पर इजराइल को चेतावनी दे दी। खबर है कि गाजा में इजराइल की सेना हवाई हमले के बाद जमीनी कार्रवाई की तैयारी में है, जिसके लिए इजराइल की सेना तैयारी भी कर रही है। लेकिन मिस्र पहुंचे इमैनुअल मैक्रोन ने 2 टूक कह दिया कि अगर इजराइल ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। जबकि इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि उसका यह अभियान अमेरिका की वजह से कुछ दिन के लिए टल गया, क्योंकि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए उसने इजराइल से समय मांगा और गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कुछ वक्त के लिए टल गया, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका पश्चिम एशिया में 1 दर्जन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है, जो इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिकी सैनिकों की रक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि इसीलिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में देरी हो रही है, क्योंकि नेतन्याहू तो तैयार हैं, हालांकि वो समय नहीं बता रहे, लेकिन ये तो पक्का है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन होगा, जिसका ट्रेलर रात में इजराइल ने दिखा दिया, क्योंकि वो बेधड़क होकर गाजा में घुसा और वहां घुसकर हमास को मारा और उसे चुनौती दी। और बड़ी खबर आई हमास इजराइल जंग से जुड़ी। खबर है कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना के घुसने के बाद हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर दी। हमास की तरफ से दावा किया गया कि दक्षिणी इजराइल के शहर इलित पर उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल IS-250 से हमला किया, जिससे वहां तबाही मच गई। हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ने दावा किया कि गाजा पट्टी में उसके लड़ाकों ने मिसाइल हमला कर इजराइल की सेना का एक हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमास इजराइल के साथ जमीनी लड़ाई की पूरी तैयारी कर चुका है, ताकि इजराइल की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली सेना के घुसने के बाद हमास ने भी इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दाग दी। मतलब हमास ने पलटवार कर यह साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल के आगे झुकने वाला नहीं है। और न ही इजराइल के हवाई हमलों से उसकी ताकत कम हुई, बल्कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ इजराइल के सामने खड़ा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि गाजा पट्टी में इजराइल के घुसने के बाद हमास ने भी उसके शहरों पर एक के बाद एक कई रॉकेट और मिसाइलें दागी। हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रात के अंधेरे में गाजा पट्टी से घातक मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ती दिखाई दी। हमास का दावा है कि उसने दक्षिणी इजराइल के इलित शहर पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल IS-250 दागी, जिससे वहां तबाही मच गई। दक्षिणी इजराइल का इलित शहर गाजा पट्टी से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि हमास के इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब हमास ने दिखा दिया कि वो जंग में इजराइल की ताकतवर सेना को चौंकाने के लिए तैयार है। रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर उसने ये चेतावनी भी दी कि गाजा पट्टी में इजराइल से टक्कर लेने की वो पूरी तैयारी कर चुका है, ताकि हर मोर्चे पर इजराइल के सैनिकों को करारा जवाब दिया जा सके। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग लंबी खिंच सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल से जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए हमास ने गाजा पट्टी में खतरनाक प्लान बना रखा है। और दावा है कि हमास के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के अलावा एंटी टैंक मिसाइल भी मौजूद है, जो इजराइल की सेना के लिए काल साबित हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने गुरिल्ला युद्ध यानी छुपकर हमला करने की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कुछ रोज पहले हमास ने दावा किया था कि खान यूनिस शहर में उसके लड़ाकों ने इजराइल के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा था, जिसमें इजराइल के सैनिक भाग खड़े हुए थे। मतलब हमास अपनी तैयारी से इजराइल को चौंकाने के लिए तैयार है।
और हमास की ताकत उस वक्त दिखाई दी जब उसने गाजा पट्टी में मौजूद एक रेफ्यूजी कैंप के पास इजराइल के एक हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार गिराने का दावा किया। हालांकि इजराइल की सेना की तरफ से हमास के इस दावे को खारिज कर दिया गया। लेकिन फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर तबाह कर उसे तगड़ी चोट पहुंचाई। सबूत के तौर पर हमास की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उसके लड़ाके कंधे पर रखकर हेलीकॉप्टर को मार गिराने वाली मिसाइल दागते नजर आए। हमास का दावा है कि इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर को सेंट्रल गाजा पट्टी में मौजूद बुरेज रिफ्यूजी कैंप के पास ढेर कर दिया गया और उसे तबाह करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम 7 का इस्तेमाल किया। उसका यह भी दावा है कि इस घातक हमले में हेलीकॉप्टर में मौजूद इजरायल के कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इजरायल के कितने सैनिकों की मौत हुई, लेकिन इजरायल की तरफ से हमास के हेलीकॉप्टर के मार गिराने के दावे को नकार दिया गया। लेकिन इजरायल पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और उसके हेलीकॉप्टर को तबाह कर हमास ने अपनी ताकत दिखा दी। इजरायल पर पलटवार कर उसने ये साफ कर दिया कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और वो जंग में इजरायल की ताकतवर सेना से मुकाबला करने और उस पर घातक प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमास का दावा है कि इजरायल से टक्कर लेने के लिए उसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें IS-250 मौजूद हैं। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब 250 किलोमीटर तक IS-250 मिसाइल अपने दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर सकती है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजरायल के शहरों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमास की ये मिसाइल इजरायल के किसी भी इलाके में पहुंचने और उसे तबाह करने की ताकत रखती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस मिसाइल के अलावा हमास के पास ईरान के कई घातक हथियार भी मौजूद हैं जिनसे वो इजरायल की सेना में भगदड़ मचा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल मुसीबत में आ सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल को अपने सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पर पूरा भरोसा नहीं रहा शायद, जबकि हमास के हमले से पहले इजरायल अपने इस हथियार का पूरी दुनिया में डंका पीटता रहा है। और उसका दावा था कि आयरन डोम के रहते इजरायल की सीमा में एक भी मिसाइल दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन 7 अक्टूबर को इजरायल का यह भ्रम टूट गया, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की तरफ से दागी गई मिसाइलों को आयरन डोम रोकने में नाकाम रहा, जिससे इजरायल में तबाही मच गई थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि इसी वजह से इजरायल को अपने इस कवच पर भरोसा नहीं रहा, या यूं कहें कि जंग में इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कमजोर हो गया। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने आयरन डोम का पूरा भंडार ही इजराइल भेज दिया। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने आयरन डोम के 2 सिस्टम इजरायल भेजे हैं। माना जा रहा है कि इजरायल अमेरिका से मिले इन हथियारों को सीमा पर तैनात करने की तैयारी में है, ताकि गाजा पट्टी से आने वाली हमास की मिसाइलों को वक्त रहते ढेर किया जा सके। लेकिन हमास की सबसे बड़ी ताकत गाजा पट्टी में बनी सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है। यानी हमास ने गाजा पट्टी के नीचे एक अंडरग्राउंड शहर बसा रखा है। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास बेहद मजबूत है और उसे वहां से मिटाना इजरायल के लिए आसान नहीं होगा। और इजरायल की मीडिया के मुताबिक पूरी गाजा पट्टी में हमास ने जमीन के नीचे सुरंगें बना रखी हैं, जो आपस में जुड़ी हुई हैं। इजरायल की मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने उन्हीं सुरंगों में हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। और तो और आरोप है कि जमीन के अंदर बनी उन सुरंगों से ही हमास के लड़ाके इजरायल के शहरों पर रॉकेट और मिसाइल दागते हैं। दावा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल से बंधक बनाए गए लोगों को हमास ने इन्हीं सुरंगों में छुपा रखा है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये सुरंगें जमीनी हमले के दौरान इजरायल के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। और इसी वजह से इजरायल की सेना गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करने में जुटी है, ताकि जमीनी हमले से पहले हमास की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सुरंगों के जाल को ध्वस्त किया जा सके। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों से पार पाना इजरायल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने में यह पता नहीं चलता कि गाजा पट्टी के किस इलाके में सुरंगें मौजूद हैं और कहां नहीं है, क्योंकि पूरी गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका है और वहां करीब 22 लाख लोग रहते हैं। दूसरे शहरों की तरह वहां भी मकान, स्कूल, अस्पताल और बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती हैं। लेकिन गाजा पट्टी में जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। मतलब जमीन के नीचे सुरंगों की एक रहस्यमयी दुनिया बसी है, जिसका न तो सिर समझ में आता है न ही पैर। इसलिए इजरायल की सेना ने हमास की इस ताकत को ध्वस्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लगातार उन पर हवाई हमले कर रही है। और रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल ने हमास के लड़ाकों को सुरंगों से चूहों की तरह बाहर निकालने की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत गाजा पट्टी में मौजूद उन सुरंगों में भूमध्य सागर से पानी भरने की योजना है, ताकि सुरंगों से बाहर निकलते ही हमास के लड़ाकों को मार गिराया जा सके। क्योंकि गाजा पट्टी के नीचे बनी ये सुरंगें हमास के लड़ाकों के छिपने की सबसे महफूज जगह हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरंगों में महीनों तक रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया। हमास के हथियार भी इन्हीं सुरंगों में रखे गए हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इन्हीं सुरंगों में वॉर कमांड सेंटर तक बना रखा है। इसलिए इजराइल ने हमास के लड़ाकों को सुरंगों से चूहों की तरह बाहर निकालने का प्लान तैयार किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की तैयारी भूमध्य सागर से इन सुरंगों में पानी भरने की है। मतलब गाजा पट्टी में बनी हमास की सुरंगों में इजराइल की सेना बाढ़ लाने की रणनीति पर काम कर रही है और दावा है कि पानी भरने के बाद हमास के लड़ाकों को जान बचाने के लिए मजबूरी में सुरंगों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और सुरंगों से बाहर निकलते ही हमास के लड़ाकों को मार गिराया जा सकेगा, क्योंकि गाजा पट्टी में मौजूद हमास की सुरंगें इजराइल की सेना के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि हमास इन्हीं सुरंगों में छिपकर हमलों को अंजाम देने में जुटा है। इसीलिए इजराइल ने हमास के लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए सुरंगों में सैलाब लाने का प्लान बना लिया। असल में गाजा पट्टी के 3 तरफ जमीन है और एक तरफ समंदर। गाजा पट्टी के उत्तर और पूर्व में इजराइल, दक्षिण में गाजा पट्टी मिस्र से जुड़ी, सिर्फ पश्चिम दिशा में उसकी सीमा भूमध्य सागर से जुड़ती है, जिस पर इजराइल का ही कब्जा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी के बेत लाहिया से खान यूनिस तक हमास ने सुरंगें खोद रखी हैं। हालांकि दावा है कि इजराइल को इन सभी सुरंगों की सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन वो ये बखूबी जानता है कि सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसीलिए इजराइल ने भूमध्य सागर से इन सुरंगों में पंपों के जरिए पानी छोड़ने की तैयारी की है, ताकि सुरंगों में बाढ़ आते ही हमास के लड़ाकों को बाहर निकलना पड़े। और इजराइल की मीडिया का दावा है कि सुरंगें खाली होते ही इजरायली सेना गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देगी। उधर इजराइल की सेना ने पहली बार दुनिया के सामने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान का वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी सेना के जवान साहस और बहादुरी के साथ हमास के लड़ाकों का सामना करते और अपने नागरिकों को सुरक्षित बचाते दिखे। क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल के किबुत्ज बेरी इलाके में अचानक हमला कर दिया था और आम लोगों को निशाना बनाया था। लेकिन इजराइल की सेना ने उसी दिन का एक वीडियो जारी किया, जिसमें इजराइल में घुसे हमास के लड़ाकों को इजराइल के सैनिक घेर कर खत्म करते नजर आए। वीडियो में एक कार तेजी से सड़क पर आती दिखी और अगले ही पल वो सड़क किनारे रखे पत्थर से टकराकर रुक गई, जिसके बाद उसके अंदर बैठे हमास के लड़ाके निकलकर भागने लगे। लेकिन वहां मौजूद इजराइल की सेना के जवानों ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां बरसा दी। इजराइल की सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें 7 अक्टूबर को किबुत्ज बेरी में रहने वाले कई नागरिकों को वहां के सैनिक सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। यानी इजराइल के सैनिकों ने न सिर्फ अपने लोगों को सुरक्षित बचाया, बल्कि हमास के लड़ाकों को पलक झपकते ही मार गिराया। हालांकि इजराइल की मीडिया के मुताबिक सेना की बहादुरी का यह वीडियो ऐसे वक्त में जारी किया गया जब इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और नाराज लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के लोगों की रक्षा करने में नाकाम रहे। पिछले हफ्ते तो इजराइल में कई जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। इजराइल के मीडिया के मुताबिक नाराज लोगों ने नेतन्याहू पर इजरायली नागरिकों की रक्षा करने के बजाय अपनी सत्ता की ज्यादा परवाह करने का आरोप लगाया। हमास की कैद में रखे गए 200 लोगों की सुरक्षा को लेकर भी इजराइल के लोगों में गुस्सा है और माना जा रहा है कि लोगों के इसी गुस्से को शांत करने और लोगों में सरकार और सेना के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए इजराइल की सरकार ने 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों पर किए गए एक्शन का वीडियो जारी किया। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गईं जब सोशल मीडिया पर उनके बेटे की एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें दावा किया गया कि पूरा इजराइल जंग की आग में जल रहा है, जबकि नेतन्याहू के बेटे अमेरिका में छुट्टियां मना रहे हैं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के 32 साल के बेटे याईर की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसमें वो समंदर किनारे मौजूद दिखे। जंग के हालात में प्रधानमंत्री के बेटे की इस तस्वीर पर इजराइल के लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। हमास के खिलाफ मोर्चे पर तैनात एक नागरिक ने नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री के बेटे हमारे साथ युद्ध के मोर्चे पर क्यों नहीं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद दुनिया भर में रहने वाले इजराइल के रिजर्व सैनिकों को सरकार ने वापस बुला लिया था और हजारों की संख्या में इजरायली नागरिकों ने देश की रक्षा के लिए बंदूक उठा ली थी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे याईर के अमेरिका में होने की खबर से लोग भड़क गए। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वो इस साल की शुरुआत में अमेरिका चले गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं। जबकि इजराइल में हर नागरिक के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम है। चारों तरफ दुश्मनों से घिरे इजराइल में पुरुषों और महिलाओं को अनिवार्य रूप से सेना में सेवा देनी होती है। जंग के हालात में सेना को मजबूत करने के लिए इन सभी लोगों को रिजर्व फोर्स के तौर पर तैनात किया जाता है। और हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में इजराइल की रिजर्व फोर्स के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ हथियार लेकर देश की रक्षा में डटे हैं। इजराइल में बने सरकारी नियम के मुताबिक पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने सेना में सेवा देना अनिवार्य है। इसके अलावा इजराइल में बने कानून के मुताबिक 18 साल से अधिक और 40 साल से कम उम्र के सभी लोगों के लिए युद्ध के दौरान सेना में सेवा देना अनिवार्य है।
इन नागरिकों को समय समय पर ट्रेनिंग और दूसरे प्रशिक्षण के लिए भी बुलाया जाता है। और बेनिमिन नेतन्याहू के बेटे याईर भी इजराइल की सेना की कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद 32 महीने सेवा दे चुके हैं। मतलब ये कि वो भी एक रिजर्व सैनिक है। और इसी वजह से इजराइल में लोगों का गुस्सा बेनिमिन नेतन्याहू के बेटे पर भड़क गया। हालांकि लोगों के गुस्से और नाराजगी को भांपते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू ने भरोसा दिया कि जिसकी भी लापरवाही से 7 अक्टूबर का हमला हुआ था उस पर कार्रवाई की जाएगी और जांच के बाद कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि इस बात का पता लगाया जाएगा कि 7 अक्टूबर को इजराइल की दक्षिणी सीमा और गाजा के आसपास क्या हुआ था, किसकी चूक की वजह से हमास इतने बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब रहा। במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי. नेतन्याहू का यह बयान हमले के 20 दिन बाद आया है, वो भी तब जब 200 से ज्यादा लोग हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के मीडिया के मुताबिक बंधकों को छुड़ाने में हो रही देरी की वजह से भी वहां लोगों की नाराजगी प्रधानमंत्री के खिलाफ बढ़ती जा रही है और इसी वजह से लोग अपनी सुरक्षा खुद ही करने की तैयारी में हैं। इजराइल के मुताबिक हमास के हमले के बाद इजराइल में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बंदूक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ। दावा यह भी है कि किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल के नागरिकों का अपनी ही सरकार और सेना से भरोसा उठ गया और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल में गन लाइसेंस लेने की होड़ मच गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बंदूक लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया हुआ, क्योंकि हमास के हमले के बाद इजराइल में रहने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। हालांकि इजराइल में नागरिकों को निजी तौर पर हथियार रखने का कानूनी अधिकार नहीं है। लाइसेंस उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। लेकिन माना जा रहा है कि हमास के हमले के बाद वहां की सरकार नियम में ढील देने के पक्ष में है और दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा के मसले को देखते हुए ज्यादातर नागरिकों को लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। यही नहीं, नागरिकों को 50 के बजाय 100 गोलियां तक रखने की भी इजाजत दे दी जाएगी। खबर यह भी है कि गाजा पट्टी के पास वाले इलाकों में सेना ने लोगों को हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट तक बांटे हैं। और इजराइल के लोगों का यह भरोसा टूटने की एक बड़ी वजह यह है कि हमास के हमले की खबर न तो इजराइल की खुफिया एजेंसी को लगी और न ही वहां की जांच एजेंसी शिन बेट को इसका पता चल पाया, क्योंकि दोनों ही एजेंसियों ने खुद यह माना कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले की उन्हें भनक तक नहीं लगी थी। जबकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी संस्थाओं में एक माना जाता है, जिसका काम ही है इजराइल के खिलाफ हो रही साजिशों का पता लगाना और हमास जैसे संगठनों के लड़ाकों का खात्मा करना। लेकिन इस बार मोसाद इतने बड़े हमले को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि एक साथ हमास के सैकड़ों लड़ाके खतरनाक हथियारों के साथ आसानी से इजराइल में घुस गए थे। इतना ही नहीं, इजराइल की जांच एजेंसी शिन बेट भी हमास की साजिश से पूरी तरह अनजान रही, जिसके ऊपर इजराइल के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। लेकिन इजराइल के लोग मरते रहे और शिन बेट हमास के लड़ाकों को रोक पाने में नाकाम रहा। और हमलों के बाद खुद मोसाद और शिन बेट ने भी इस बात को मान लिया कि उन्हें हमास के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसी वजह से 7 अक्टूबर को हमले के दौरान की तस्वीरों में इजराइल के लोग हमास के लड़ाकों के सामने बेबस दिखे थे, क्योंकि हमास के सैकड़ों लड़ाके बड़ी आसानी से घातक हथियारों के साथ गाजा की सीमा से लगे इजराइल के इलाकों में घुस गए थे, जिसके कई वीडियो भी सामने आए थे। उन तस्वीरों में यह दिखा कि बड़ी ही आसानी से हमास के लड़ाके गाजा से लगी सीमा पर बनी लोहे की बाड़ काटकर इजराइल में घुस गए थे। कई लड़ाके तो पैराग्लाइडर की मदद से सीमा पार कर किबुत्ज रईम समेत कई इलाकों में पहुंचे थे। इतना ही नहीं, हमास के कई लड़ाके सुरंगों का इस्तेमाल करके किबुत्ज बेरी में कत्लेआम मचाने घुसे थे। और 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसे हमास के लड़ाके वहां घंटों सड़कों पर गोलियां बरसाते रहे, लोगों को मारते रहे और नेतन्याहू की नाक के नीचे ऐसे घूमते फिरते रहे मानो उन्हें इजराइल आने का न्योता दिया गया हो। और इजराइल के लोगों के मुताबिक इस दौरान काफी वक्त तक पुलिस और सेना उन इलाकों में पहुंच तक नहीं पाई थी। माना जा रहा है कि हमास के उसी हमले ने इजराइल के लोगों का भरोसा तोड़ दिया, जिसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने खुद हथियार रखने की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को कामयाब बनाने के लिए हमास ने 2 साल तक प्लानिंग की थी। इतना ही नहीं, हमले की प्लानिंग से जुड़ी किसी भी बातचीत के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी। दशकों से CIA और मोसाद एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती रही हैं। वो हमास जैसे संगठनों से जुड़ी हर जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करती हैं, लेकिन इस बार दोनों के हाथ पूरी तरह खाली रहे। दावा किया जा रहा है कि हमास और उसके सहयोगियों ने 2 साल तक इस हमले की प्लानिंग की। खासतौर पर सुरंगों में कुछ लैंडलाइन फोन पहुंचाए गए, जिनका इस्तेमाल हमले की प्लानिंग में किया गया, क्योंकि मोसाद और CIA की नजर बरसों से हमास से जुड़े लोगों पर रही है।
गाजा से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल भी इंटरसेप्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। दावा तो यहां तक है कि जहां भी हमास के कमांडरों के ठिकाने हो सकते हैं वहां मोसाद जानबूझकर जैमर लगा देता है, जिसकी वजह से वहां फोन का नेटवर्क नहीं पहुंच पाता। लेकिन इजराइल की एजेंसियों की सारी तैयारियां उस वक्त धरी की धरी रह गईं जब हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसपैठ की। हमास के लड़ाके इससे पहले भी इजराइल पर रॉकेट दागते रहे हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर 7 अक्टूबर को हमले किए गए वैसे हमले पहले कभी नहीं हुए थे। इसीलिए हमास इसे अपने लिए बड़ी जीत मान रहा है और मोसाद के लिए ये सबसे बड़ी नाकामी है। खबर है कि हमास के लड़ाके 2 साल से इस हमले को अंजाम देने के लिए हथियार जुटा रहे थे। यहाँ तक कि हमला करने वाले कई लड़ाकों को तो दूसरे देशों से बुलाया गया था। हमास का जितना जोर हमले की तैयारी पर था उतना ही ध्यान हमले की प्लानिंग को पूरी तरह खुफिया रखने पर था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का पूरा ध्यान अब हमास की उन्हीं खुफिया सुरंगों पर है, क्योंकि इजराइल को आशंका है कि हमास के सहयोगियों के सबूत भी उन सुरंगों में छिपे हो सकते हैं। उधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हमास के 500 लड़ाकों को इजराइल में तबाही मचाने की ट्रेनिंग ईरान में मिली थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान ने हमास के लड़ाकों को सितंबर में ही हमला करने और लोगों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग दी थी। यानी हमले से ठीक 1 महीने पहले इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान अपनी जमीन पर हमास के खूंखार लड़ाके तैयार कर रहा था, जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर ऐसा कोहराम मचाया था कि पूरी दुनिया दहल गई थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमले में शामिल हमास के लड़ाकों के साथ फिलिस्तीन के दूसरे चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को एक साथ ट्रेनिंग दी गई थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक उन 500 लड़ाकों को ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के स्पेशल कमांडो ने ट्रेनिंग दी थी। अमेरिकी अखबार ने हमले के एक दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को भी एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें इजराइल पर हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की आशंका जताई गई थी, क्योंकि ईरान पर पहले से ही फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और PIJ को हथियार और पैसा मुहैया कराने का आरोप लगता रहा है। अमेरिका कई बार यह दावा कर चुका है कि इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए ईरान पानी की तरह पैसा बहाता है और किसी भी कीमत पर इजराइल को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान में हमास और PIJ के ट्रेनिंग कैंप में ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ जनरल इस्माइल कानी खुद पहुंचे थे, जिसका सीधा मतलब यह कि हमास को चेहरा बनाकर ईरान ने इजराइल को दहलाया था। इतना ही नहीं, अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि ईरान के अधिकारियों ने 7 अक्टूबर से 5 दिन पहले यानी 2 अक्टूबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई बैठक में इजराइल पर हमले की हरी झंडी दी थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद इजराइल की सेना ने भी ईरान पर हमले की साजिश में सीधे शामिल होने का आरोप लगाया और इजराइल की सेना ने तो यह भी आशंका जताई कि 7 अक्टूबर को हमले के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल हमास के लड़ाकों ने किया था उनमें कई ईरान की सेना के दिए हुए हो सकते हैं। और इजराइल की सेना की इस आशंका पर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी मोहर लगा दी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने बीते 1 साल में गाजा पट्टी में हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी थी और वो हमास और PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को बंदूकें, गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन पहुंचा रहा था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान 1 साल से गाजा पट्टी में राहत सामग्री पहुंचाने की आड़ में हथियारों की सप्लाई में जुटा था। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान ने 2 रास्तों से राहत सामग्री के नाम पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों को हथियार पहुंचाए। पहला रास्ता इराक से होकर सीरिया और जॉर्डन से होकर वेस्ट बैंक तक पहुंचता है, जबकि दूसरा रास्ता ईरान से निकलकर इराक के बाद सीधे जॉर्डन से होकर वेस्ट बैंक तक पहुंचता है। ये सभी देश फिलिस्तीन के समर्थक हैं और वहां के चरमपंथी संगठनों को मदद पहुंचाते हैं, जबकि आरोप लगते हैं कि इन सभी देशों के चरमपंथी संगठनों पर ईरान का ही हाथ है। इजराइल को मिट्टी में मिला देने की कसम खाने वाले हमास, PIJ और हिजबुल्लाह के लिए ईरान हर बार ढाल की तरह खड़ा हो जाता है और दुनिया भर में उनका बचाव करता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद भी ईरान में जमकर जश्न मनाया गया था। यही नहीं, ईरान ने हमास के हमले को उसकी हक की लड़ाई बता दिया था। इजराइल और हमास की लड़ाई में पश्चिम एशिया में शिया सुन्नी लड़ाई का ताना बाना भी जुड़ गया। हमास एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है, जबकि ईरान शिया मुस्लिम देश है, लेकिन दोनों की नजदीकी इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ दुश्मनी की वजह से है। यानी इजराइल की दुश्मनी में ईरान ने शिया और सुन्नी की आपसी लड़ाई को भी भुला दिया। इजराइल का जितना खुला विरोध ईरान करता है उतना पश्चिम एशिया में कोई नहीं करता। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर धावा बोला था तो ईरान ने अपने सैनिक भी उतार दिए थे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हिजबुल्लाह से जुड़ी लेबनान के चरमपंथी संगठन ने इजराइल के हमले में अपने 2 और लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की है।
इजराइल और हमास के बीच जारी इस युद्ध में हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है और 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही लेबनान की तरफ से इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसी वजह से इजराइल भी उस पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। हिजबुल्लाह की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई कि 7 अक्टूबर से इजराइल के हमलों की वजह से अब तक उसके 46 लड़ाके मारे जा चुके हैं। जावेद मंसूरी हमारे साथ लेबनान से जुड़ रहे हैं। जावेद, वहां क्या पता चल रहा है? देखिए, जो ताज़ा हमला किया है इजराइल ने, उसमें हिजबुल्लाह के 2 सैनिक जो 2 लड़ाके हैं वो मारे गए हैं। आपको बता दें कि अब तक 46 की संख्या तो आपने भी बताई, लेकिन सबसे अहम बात, जो करीब 120 किलोमीटर का बॉर्डर है इजराइल और लेबनान का लगा हुआ, वहाँ से लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। और देखिए, जो हमें ताज़ा जानकारी मिल रही है, आयरतून, बलीदा, अल्मा, अलशाब, नकूरा, ये ऐसी जगह हैं जहां बीती रात अटैक हुआ है किशोर, और लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह के साथ सीधे तौर पर ईरान खड़ा है और 2 मोर्चों पर चुनौती इजराइल के सामने है। एक तरफ जहां वो गाजा में अटैक कर रहा है, तो वहीं इस तरफ उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह उसके सामने है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती इजराइल के सामने भी, और लगातार इजराइल ये बात कहता रहा कि अगर हिजबुल्लाह एक्टिव इसी तरह से रहा तो ये लेबनान के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसके जो परिणाम हैं वो बहुत खतरनाक होंगे, लेबनान के लिए सही नहीं होंगे। लिहाजा हिजबुल्लाह भी लगातार जो सरहदी इलाके हैं वहाँ से अटैक उस तरफ इजराइल की तरफ कर रहा है, और इजराइल भी लगातार इधर अटैक कर रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से ये जो लगातार एक दूसरे के बीच क्रॉस फायर है वो लगातार चल रहे हैं किशोर जी। और हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के जीपीएस सिस्टम से छेड़छाड़ करते हुए उसके मिसाइल हमलों को भी नाकाम कर दिया। ये दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया। और उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ऐसा कहर ढाना शुरू किया जिससे वो बेदम हो जाए, क्योंकि हमास से जारी जंग के बीच हिजबुल्लाह इजराइल के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल पर मिसाइलें और रॉकेट बरसाने से पीछे नहीं हट रहा। इसीलिए इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, मगर उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा हिजबुल्लाह का जीपीएस सिस्टम बन रहा है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ कर उसके हमलों को नाकाम करते हुए उस पर कहर ढाना शुरू कर दिया। लेकिन खबर है कि जैसे ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के जीपीएस सिस्टम से छेड़छाड़ की, हिजबुल्लाह और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई तेज हो गई और लेबनान के बॉर्डर के आसपास के इलाके धमाकों से दहल गए, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड पर बमों की बारिश कर दी। इजराइल के मुताबिक उसने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पलटवार करते हुए हमले किए। इजराइल ने आरोप लगाया कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाके उसकी तरफ गोलीबारी कर रहे हैं, और इसीलिए उसने जैसे को तैसा की तर्ज पर जवाब देते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका लगातार हिजबुल्लाह और ईरान को इजराइल की उत्तरी सीमा पर युद्ध शुरू नहीं करने की चेतावनी देता आया है, लेकिन आरोप लगे कि इसके बावजूद हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। बताया गया कि इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ने के बाद इजराइल की फौज के जवाबी हमलों में हिजबुल्लाह के 46 लड़ाके मारे गए, क्योंकि इजराइल की फौज ने भी हिजबुल्लाह पर कहर ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिजबुल्लाह के हर हमले का उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इजराइल की फौज के गाजा में घुसने की खबरों के बीच लेबनान सीमा पर अब दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, क्योंकि हिजबुल्लाह जंग की शुरुआत से ही इजराइल को यह चेतावनी देता आया है कि वो गाजा पर हमले न करे। लेकिन इसके बावजूद इजराइल गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, मगर दोनों के बीच बढ़ता तनाव एक और युद्ध शुरू करा सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो तबाही का एक और दौर शुरू हो सकता है। लेकिन बढ़ते तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को गाजा में जमीनी लड़ाई से दूर रहने की चेतावनी दे डाली और साफ कह दिया कि अगर इजराइल ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उस पर बड़े हमले करना शुरू कर देगा, जिसके बाद इजराइल में भी तबाही का मंजर होगा। हिजबुल्लाह ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर इजराइल की सेना ने गाजा में जमीनी लड़ाई शुरू कर दी तो गाजा को कब्रिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। पहले ही इजराइल की फौज गाजा में आसमान से हमास के ठिकानों पर बारूद की बारिश कर रही है, लेकिन अगर उसने गाजा में घुसकर हमले शुरू कर दिए तो वहां सिर्फ तबाही के मंजर ही दिखाई देंगे। इसीलिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को गाजा में जमीनी लड़ाई से दूर रहने की धमकी दे डाली। उसने साफ कह दिया कि अगर इजराइल ने यह गलती की तो वो भी ऐसे हमले करेगा जिससे इजराइल धुआं धुआं हो जाएगा। उधर लेबनान सीमा के पास इजराइल के नहरिया में मौजूद गलील अस्पताल में इलाज के लिए खास इंतजाम किए गए। यह अस्पताल लेबनान सीमा से महज 9 किलोमीटर दूर है। और इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद घायल बच्चों को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस अस्पताल में नवजातों के लिए अलग विभाग बनाया गया जो बंकर में है, और दावा किया गया कि ये विभाग साउंड प्रूफ है, यानी बम और मिसाइल की आवाज यहाँ सुनाई नहीं देगी। यही नहीं, दावा तो यह भी किया गया कि बम और मिसाइलों के हमले इस अस्पताल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रॉकेट मिसाइल्स कुछ भी यहाँ काम नहीं करेगा, असर नहीं करेगा, साउंड प्रूफ है।
गलील अस्पताल इजराइल के नहरिया में मौजूद है, जो लेबनान की सीमा से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा में हुई मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए। जंग शुरू होने के बाद से गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय हर रोज हमलों में मारे गए लोगों के आंकड़े जारी करता है, जिनमें बड़े पैमाने पर महिलाओं और बच्चों के शामिल होने का दावा किया जाता है। इतना ही नहीं, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जंग के दौरान गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं उनमें करीब 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के भयानक हमले के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब इजराइल की सेना ने गाजा में आसमान से बमबारी न की हो। और इन हमलों की चपेट में आकर हजारों लोगों की जान जा चुकी है। गाजा में हुई मौतों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सैकड़ों शवों की पहचान तक नहीं हो पाई, जिन्हें बाद में एक साथ दफन कर दिया गया। और उन बेकसूर लोगों की मौत के लिए गाजा की सरकार ने सीधे सीधे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमलों में वहां अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से गाजा में निर्दोष लोगों की हो रही मौत पर सवाल किया, तो उन्होंने जवाब में गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, बाइडेन ने गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत के आंकड़ों को प्रोपेगेंडा करार दिया और दावा किया कि इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि बाइडेन ने ये बात जरूर मानी कि इजराइल के हमलों में हमास के लड़ाकों के साथ साथ बेकसूर लोगों की भी जान जा रही है, क्योंकि हमास को मिटाने के लिए किए गए इजराइल के हमलों में गाजा की सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई और 20 दिन से चल रही इस लड़ाई ने उत्तरी गाजा की सूरत बिगाड़ कर रख दी। लेकिन गाजा में रहने वाले लोगों की मुसीबतें तब और बढ़ गईं जब इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा पर भी हमले तेज कर दिए। जबकि जंग के शुरुआती दिनों में इजराइल ने अलर्ट जारी कर गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाली आबादी को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा था। लेकिन आरोप लगा कि इजराइल की सेना ने गाजा के दक्षिणी इलाकों में भी बम बरसाने शुरू कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक इमारत पर हुए हमले के बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जोरदार हवाई हमले में वो इमारत जमींदोज हो गई और उसके मलबे में कई लोग दब गए, जिसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई। इस दौरान कुछ लोग मदद के लिए आगे आए और वो मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। मलबे के उस ढेर से कई बच्चों को भी बाहर निकाला गया और जो लोग इस हमले में घायल हुए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन जिस जगह पर यह हमला हुआ उसे सुरक्षित इलाकों में माना जा रहा था, क्योंकि आरोप लगा कि इजराइल की सेना ने मिस्र की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर खान यूनिस शहर पर हमला किया, जो गाजा के दक्षिणी इलाके में मौजूद है। जबकि इजराइल ने जंग के शुरुआती दिनों में ही गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले लोगों को दक्षिण में शरण लेने के लिए कह दिया था, ताकि बेकसूर फिलिस्तीनियों को नुकसान पहुंचाए बिना हमास का खात्मा किया जा सके। इजराइल के अलर्ट के बाद लाखों फिलिस्तीनियों ने गाजा के दक्षिणी शहरों में शरण ले ली। लेकिन अब इजराइल ने वहां भी बमबारी शुरू कर दी, यानी फिलिस्तीनियों के पास इजराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची। इस बीच इजराइल के हमले में गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,000 के पार हो गई। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं और दावा यह भी किया गया कि इजराइल के हमलों में गाजा में 1700 से ज्यादा फिलिस्तीनी महिलाओं की मौत हुई। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि गाजा में जंग की शुरुआत से 1600 से ज्यादा लोग लापता हैं। दावा है कि लापता लोगों में 900 बच्चे भी हो सकते हैं। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बमबारी में तबाह हुई इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। दावा है कि गाजा में करीब 150 ऐसे परिवार हैं जिनके घरों के 10 से ज्यादा सदस्य इन हमलों में मारे जा चुके हैं। उधर गाजा में इजराइल के हवाई हमले में एक पत्रकार के परिवार के 12 सदस्यों की मौत पर बवाल छिड़ गया। आरोप लगा कि इजराइल की सेना ने उस पत्रकार के परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया, क्योंकि इजराइल की बमबारी में पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के गाजा में ब्यूरो चीफ वाइल अल दहदू का पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसमें उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और पोते समेत परिवार के 12 सदस्य शामिल थे। हमास और इजराइल जंग के बीच गाजा में बर्बादी को कवर करने में जुटे वाइल अल दहदू को अंदाजा भी नहीं था कि एक बम ऐसा भी गिरेगा जो उनके पूरे परिवार को तबाह कर देगा। अल जजीरा के एक वीडियो में वो अपने पोते का शव गोद में लेकर रोते नजर आए। अल जजीरा के इस पत्रकार का परिवार गाजा के बीचों बीच देर अल बलह इलाके में नुसैरात शरणार्थी कैंप में रह रहा था, लेकिन आरोप लगा कि इजराइल की सेना ने वहां अचानक बमबारी कर दी, जिसमें उस पत्रकार के परिवार के अलावा भी कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि जंग से पहले वाइल अल दहदू का परिवार गाजा के उत्तरी इलाके में रह रहा था, लेकिन इजराइल की सेना की चेतावनी के बाद वो अपने परिवार के साथ मध्य गाजा में चले गए और तभी से उनका परिवार वहां नुसैरात शरणार्थी कैंप में रह रहा था।
लेकिन जिस जगह को वो सुरक्षित मान रहे थे वहां भी हमले शुरू हो गए। अल जजीरा के पत्रकार वाइल अल दहदू ने इजराइल की सेना पर झूठ बोलने और जंग में महिलाओं और बच्चों को टारगेट करने का आरोप लगाया। A big tragedy, especially it's perpetrated against women and children. एक झटके में अपने पूरे परिवार को खोने वाले वाइल अल दहदू की आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपील की कि वो अपनी सेना को गाजा में निर्दोष लोगों पर हमला करने से रोकें, क्योंकि आरोप लगा कि इजराइल की सेना जानबूझकर जंग में पत्रकारों को टारगेट कर रही। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल और हमास जंग के दौरान 20 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर पत्रकार गाजा में मारे गए। हमास को जड़ से मिटाने के लिए इजराइल की सेना वहां एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में दावा किया गया कि गाजा में जिन पत्रकारों की मौत हुई वो इजराइल के हमलों में मारे गए। हालांकि इजराइल की सेना ने अल जजीरा के ब्यूरो चीफ वाइल अल दहदू के परिवार पर हुए हमले के मामले में सफाई दी और दावा किया कि गाजा के दैर अल बलह इलाके में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की सूचना मिली थी और उन्हीं को निशाना बनाने के दौरान वाइल अल दहदू का परिवार हमले की चपेट में आ गया। और अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गाजा में हमलों के दौरान मरने वाले पत्रकारों की संख्या 20 से ज्यादा हो गई। दावा है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए सभी पत्रकार फिलिस्तीनी मूल के थे, जो गाजा में युद्ध की शुरुआत से ही कवरेज में जुटे थे। आरोप है कि इजराइल की तरफ से हो रही भारी बमबारी में इन पत्रकारों की मौत हो रही है। उधर ब्रिटेन के एनजीओ ऑक्सफैम ने आरोप लगाया कि गाजा में भुखमरी को नागरिकों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल के भीषण हमलों की वजह से गाजा में लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिसके बाद ब्रिटेन के एनजीओ ऑक्सफैम ने यह आरोप लगा दिया कि इजराइल गाजा में आम नागरिकों को भूख से मारना चाहता है, इसीलिए वो गाजा के लोगों तक राहत सामग्री पहुंचने नहीं दे रहा है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा बंधकों में विदेशी नागरिकों की संख्या ज्यादा और इजरायली नागरिकों की संख्या कम होने से हमास टेंशन में आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास बंधकों के नाम पर इजराइल की सेना से मोलभाव करने की कोशिश में जुटा था। लेकिन बंधकों में इजराइल के नागरिकों की संख्या कम होने से हमास को बड़ा झटका लगा। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब उसने 1400 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और 222 लोगों को बंधक बना लिया था। लेकिन बंधक बनाने के दौरान हमास से एक बड़ी गलती हो गई। हमास ने इजरायली नागरिकों से ज्यादा विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने करीब 138 विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया है, जिनमें सबसे ज्यादा थाईलैंड के लोग शामिल हैं। साथ ही अर्जेंटीना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और रूस के भी नागरिक इसमें शामिल हैं। ऐसे में हमास की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं और हमास को गाजा पर बड़े हमले का डर सताने लगा। दावा है कि बंधकों में इजराइल के नागरिकों की संख्या कम होने की वजह से इजराइल हमास से कोई समझौता नहीं करना चाहता और इजराइल जल्द से जल्द गाजा पर हमले कर हमास को खत्म कर देना चाहता है, जिसके लिए इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3000 से ज्यादा टैंक गाजा की सीमा पर खड़े हैं, जो नेतन्याहू के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बंधकों की जानकारी सामने आने के बाद इजराइल ने हमास के साथ कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गाजा के लोगों में जमीन के रास्ते मौत आने का डर सताने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास को उम्मीद थी कि बंधकों के बदले इजराइल गाजा पर हमला नहीं करेगा, लेकिन हमास का यह प्लान धरा का धरा रह गया। उधर इजराइल ने दावा किया कि गाजा पट्टी के खान यूनिस में उसकी सेना के जवानों ने हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके उसी सेंटर से इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद इजराइल की फौज ने हमास के सेंटर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें उसके सैनिक आसमान से मिसाइल हमला करने वाले हमास के सेंटर पर निशाना साधते नजर आए। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ उसकी फौज ने बमबारी कर दी, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय, हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है।
लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। मना किया था ना, जब घर पे ना हो तो नो बदमाशी। When will you learn? Angry eyes. Angry eyes and all. लग गए। लगाना है तो पूरे घर में फिनोलेक्स LED लगाओ। When will you learn? So no stress, फिनोलेक्स। इजराइल की सेना ने दक्षिणी इजराइल की सीमा से लगे उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर छापा मारा और वहां जंग की जमीन तैयार की, क्योंकि यह ऑपरेशन इजराइल और गाजा की सीमा पर जंग के अगले चरण का हिस्सा है। या यूं कहें कि यह ऑपरेशन गाजा में जमीनी हमले से जुड़ी तैयारियों का आखिरी पड़ाव है, क्योंकि इजराइल की सेना ने बयान दिया कि वो उत्तरी गाजा में जंग का मैदान तैयार करने के लिए घुसी थी, जिसके लिए इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में उस जगह से हमास का सफाया कर दिया जहां से उसे पूरे गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाना है। यानी इजराइल ने जमीनी जंग शुरू करने से पहले हमास को घर में घुसकर मारा, और इससे पहले उसने दक्षिणी इजराइल में पूरी तैयारी की थी और उत्तरी गाजा के नजदीक रहने वाले लोगों को घर में रहने को कहा, क्योंकि अगर हमास जवाबी कार्रवाई करता तो सीमा पर रहने वालों का नुकसान हो सकता था। और इसीलिए गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले सीमा पर रहने वाले लोगों को घर में रहने की चेतावनी जारी कर दी गई, क्योंकि गाजा पर जमीनी हमले से पहले इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास के कई लड़ाकों, उनके ठिकानों और हथियार रखने वाली जगहों को खत्म कर दिया, जिसके बाद इजराइल की सेना के गाजा में जमीनी हमला करने पर जवाबी कार्रवाई की संभावना घट गई, क्योंकि इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने दक्षिणी इजराइल से लगने वाले उत्तरी गाजा के इलाके से हमास का सफाया कर दिया, जिसके लिए उसकी गिवाती ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। और दक्षिणी इजराइल में सेना के दफ्तर में बैठे सेना के अधिकारी गिवाती ब्रिगेड के हर कदम पर नजर रखते दिखे। उत्तरी गाजा में इस ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही इजराइल की सरकार ने गिवाती ब्रिगेड को इसके संकेत दे दिए थे, क्योंकि 20 अक्टूबर को इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने इजराइल की सीमा पर बैठी गिवाती ब्रिगेड से बात की थी, जिसके बाद इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया था कि गलांत ने गिवाती ब्रिगेड को जल्द ही ऑपरेशन शुरू करने का संकेत दिया था और गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों से कहा था कि अभी वो गाजा को दूर से देख रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो उसे अंदर से देखेंगे। और बहुत जल्द वो मौका भी आ गया। इजराइल की गिवाती ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में हमास के कई ठिकानों पर छापा मारा, क्योंकि इजराइल ने सेना की ये टुकड़ी गाजा पट्टी में कट्टरपंथी संगठनों के लड़ाकों से लड़ने के लिए बनाई थी। और हमास के खिलाफ इजराइल की सबसे बड़ी लड़ाई में भी गिवाती ब्रिगेड ने बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी, क्योंकि गाजा में ऑपरेशन के लिए इजराइल की पैदल सैनिकों की इस टुकड़ी को भेजा गया। गिवाती ब्रिगेड इजराइल की सेना की पैदल सैनिकों की टुकड़ी है, जिसे 1947 में बनाया गया था, जिसके सैनिक फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का हिस्सा बने थे। 2005 से पहले इजराइल की गिवाती ब्रिगेड गाजा पट्टी में ही तैनात थी, जहां वो फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठनों से लड़ रही थी। लेकिन गाजा पट्टी पर हमास के कब्जे के बाद गिवाती ब्रिगेड को गाजा पट्टी से वापस बुला लिया गया था और उसे दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दिया गया था। और तभी से गिवाती ब्रिगेड इजराइल की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है और हमास के लड़ाकों से सीधी जंग लड़ रही है, क्योंकि इजराइल ने तय कर लिया कि वो हमास के अंत से पहले नहीं रुकेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद ये साफ कर दिया कि अब इजराइल नहीं रुकेगा और उनका पूरा फोकस हमास के खात्मे पर है। और वो हमास से जुड़े एक एक शख्स को मौत के घाट उतार कर ही चैन लेंगे। אנשי החמאס הם בני מוות. מעל האדמה, מתחת לאדמה, בתוך עזה, מחוץ לעזה. इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है, क्योंकि इजराइल 10 अक्टूबर को ही ऐलान कर चुका है कि वो हमास के अंत के लिए उत्तरी गाजा में घुसेगा। रात में उसकी सेना की टुकड़ी ने गाजा में ऑपरेशन चलाकर उसकी रिहर्सल भी कर ली, यानी जमीनी जंग का ट्रेलर दिखा दिया, जिसके बाद नेतन्याहू का बयान आया कि वो जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो कब और कैसे शुरू होगी उस पर नेतन्याहू ने सस्पेंस बनाए रखा और दलील दी कि ऐसा वो इजराइल के सैनिकों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं।
क्योंकि अगर हमास को पता चल गया कि इजराइल की सेना का प्लान क्या है तो फिर तो हमास चौकन्ना हो जाएगा। लेकिन इजराइल की सेना ने जिस तरह से गाजा में हमास को घुसकर मारा, उससे यह संकेत मिल गए कि इजराइल की मिलिट्री बहुत जल्द गाजा में ऑपरेशन शुरू कर सकती है, जिसके लिए उसने उत्तरी गाजा में जंग की जमीन भी तैयार कर दी। और इतना ही नहीं, दक्षिणी इजराइल में सीमा के पास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया और उन्हें कई दिनों तक गाजा की सीमा से दूर सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया गया। माना जा रहा है कि इजराइल के टैंक इसी वजह से रात के अंधेरे में गाजा में घुसे और अपना काम करके लौट आए, क्योंकि अगर हमास को भनक लग जाती तो वो एक बार फिर आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। और इसीलिए जमीनी जंग के रिहर्सल के लिए इजराइल ने रात का वक्त चुना, क्योंकि हमास को इसकी भनक भी नहीं लगी और दक्षिणी इजराइल में रहने वाले लोगों को वहां से निकलने का मौका भी मिल गया। क्योंकि इजराइल की सेना ने बयान दिया कि यह जंग लंबी खिंच सकती है। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी यही बात कही थी। पिछले हफ्ते जब बाइडेन इजराइल के दौरे पर आए थे तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने उनसे मुलाकात की थी और आशंका जताई थी कि हमास से इजराइल की जंग लंबी खिंच सकती है। और अब इजराइल की सेना ने जंग लंबी चलने के संकेत दिए। ממשיכים לתקוף בעזה. היום תקפנו בעיר עזה, תקפנו תשתיות טרור. इजराइल की सेना की जंग किसी देश की सेना से नहीं बल्कि एक ऐसे कट्टरपंथी संगठन से है जिसका पूरी की पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा है। इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा पट्टी में हमास का 500 किलोमीटर का टनल नेटवर्क है, यानी करीब करीब पूरे गाजा के नीचे सुरंगें हैं, जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 11 है। और इन सुरंगों में मिसाइलें और टैंक रखे गए। सबसे बड़ी बात यह कि हमास का दावा है कि उसके 30,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल से जंग लड़ने को तैयार है। मतलब इजराइल की सेना के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमास के हजारों लड़ाकों को घनी आबादी वाली गाजा पट्टी में ढूंढना आसान काम नहीं है। यही नहीं, इजराइल की सेना ने खुद कई बार कहा है कि हमास के लड़ाके आम लोगों के बीच छिपकर लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों को सलाह दी थी कि वो ह्यूमन शील्ड न बने, क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया था कि हमास के लड़ाके पीछे से वार कर रहे हैं और उन्हें ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, क्योंकि लड़ाई के इस तरीके में दुश्मन आम लोगों का इस्तेमाल करता है और उन्हें सामने करके दुश्मन से खुद को बचाता है। और इजराइल का कहना है कि हमास ने भी इसी तरीके से गाजा के लोगों को अपना हथियार बनाया, जिससे इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि गाजा पर 6,000 से ज्यादा बम गिराने के बाद भी हमास के 30,000 से ज्यादा लड़ाके जिंदा हैं। कम से कम हमास ने तो यही दावा किया, जिसकी वजह से हमास और इजराइल की जंग की तुलना अफगानिस्तान में तालिबान से हुई जंग से की जाने लगी, क्योंकि ये जंग करीब 20 साल चली थी और आखिरकार अमेरिका की सेना को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बन गई थी। और अब हमास और इजराइल की जंग की तुलना भी अफगानिस्तान की लड़ाई से हो रही है, क्योंकि वहां तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के नॉर्दर्न अलायंस और अमेरिकी सेना ने 20 साल तक जंग लड़ी थी और करीब 2 साल पहले अमेरिका की सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली गई थी। और अब हमास और इजराइल की जंग भी उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है, क्योंकि हमास हथियार डालने को तैयार नहीं है, उसे हिजबुल्लाह और ईरान का साथ भी मिल रहा है, जिससे इजराइल उत्तर और दक्षिण में घिरता दिख रहा है, क्योंकि हमास बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में है। और इजराइल ने भी लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए उसके रक्षा मंत्री ने बाइडेन से बात भी की थी और उम्मीद जताई थी कि अमेरिका से उसे इजराइल ने दावा किया कि गाजा पट्टी के खान यूनिस में उसकी सेना के जवानों ने हमास के एक कमांड सेंटर पर हमला किया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके उसी सेंटर से इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद इजराइल की फौज ने हमास के सेंटर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें उसके सैनिक आसमान से मिसाइल हमला करने वाले हमास के सेंटर पर निशाना साधते नजर आए। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, उसकी फौज ने बमबारी कर दी, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि उस सेंटर में मौजूद मिसाइल लॉन्च करने वाला पूरा सिस्टम ही तबाह हो गया, जबकि पूरा सेंटर मलबे में तब्दील हो गया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में हमास के कई लड़ाके भी चपेट में आए। बड़ी खबर आई पश्चिम एशिया में अमेरिका की जंग की तैयारी से जुड़ी। ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के हमले झेलने के बाद अमेरिका ने इराक और सीरिया में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। सीरिया और इराक में पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के सैनिकों पर 1 दर्जन से ज्यादा हमले हो चुके हैं। दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन से अटैक किए जा चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका ने पूरे पश्चिम एशिया में अपने सुरक्षा घेरे को पहले से ज्यादा तगड़ा करना शुरू कर दिया और अब इराक और सीरिया में सैन्य अभ्यास ही कर डाला। मतलब जहां अमेरिका की सेना पर अटैक हुए, उनका खून बहाया गया, अमेरिका ने वहीं इतनी ताकत से सिर उठाया कि अपने दुश्मनों को तेवर दिखा दिया। जब से इजराइल की जंग छिड़ी है और अमेरिका ने उसका आखिरी दम तक साथ देने का ऐलान किया है, तभी से अमेरिका पश्चिम एशिया में निशाने पर है। इसी वजह से सीरिया और इराक में उसके मिलिट्री बेसों पर हमले हुए।
जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका ने सीरिया और इराक में अपने सैन्य अड्डों पर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। सीरिया और इराक दोनों देशों में अमेरिका के सैनिक बीते कई साल से ISIS के आतंकियों से लड़ रहे हैं और दोनों देशों में ईरान का तगड़ा दखल है। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि अकेले इराक और सीरिया के बॉर्डर पर ही ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के 10 से 20 गुट एक्टिव हैं, जिन्हें ईरान फंड से लेकर हथियार और ट्रेनिंग देता है। अमेरिका के इजरायल की बढ़ चढ़कर मदद करने से इराक और सीरिया के ये लड़ाके बुरी तरह भड़क गए और सीरिया और इराक में अमेरिका के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए, जबकि बीते 6 महीने से ज्यादा वक्त से इराक और सीरिया के हथियारबंद गुट अमेरिका की फौज पर ड्रोन या रॉकेट चलाने से बच रहे थे। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी आगाह किया कि ईरान पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका की फौज पर हमले बढ़वा सकता है। इसलिए उसके जवाब में युद्ध अभ्यास के जरिए अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका ने ईरान और उसके साथियों को सख्त संदेश दे दिया कि अमेरिका से भिड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम एशिया में झोंक दी तो ईरान बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से 2 दिन पहले अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में सरेआम आरोप लगाया कि ईरान के इशारे पर ही पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने साफ किया कि इसके बावजूद वो ईरान से जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान या फिर उसके समर्थन वाले लड़ाके अमेरिकी सैनिकों को चोट पहुंचाएंगे तो अमेरिका उनकी रक्षा में अपनी जान लगा देगी। और अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुट गया। उसने अपने यहां मौजूद सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखने के साथ अपने एकदम आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टमों से लेकर लड़ाकू विमान तक पश्चिम एशिया में तैनात कर दिए, ताकि ईरान और उसके साथियों के जहन में खौफ भरा जा सके। यही वजह रही कि अमेरिका ने अपने USS आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को पश्चिम एशिया में तैनात करने का ऑर्डर दे दिया। मगर USS आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं आ रहा, बल्कि उसके साथ जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों का पूरा बेड़ा सऊदी अरब के पास लाल सागर और ईरान के बगल में मौजूद फारस की खाड़ी की तरफ रवाना हो रहा। समंदर के साथ अमेरिका ने पश्चिम एशिया के आसमान में भी सुरक्षा का घेरा बना दिया। उसके F-16 जैसे 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले ताकतवर लड़ाकू विमान का एक बेड़ा भी पश्चिम एशिया पहुंच गया। और अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो पहले ही पश्चिम एशिया में अपनी पोजीशन ले चुके हैं, क्योंकि अकेले इराक और सीरिया में बीते 1 हफ्ते में अमेरिका पर इतने हवाई हमले हुए कि उसके 30 सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गए। बल्कि अमेरिका की न्यूज कंपनी पॉलिटिको की खबर है कि इन हमलों में अमेरिका के कुछ सैनिकों के सिर पर गंभीर चोट तक आई है, जिससे अमेरिकी सैनिकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 17 से 24 अक्टूबर के बीच इराक और सीरिया में अमेरिका की फौज पर 14 बार हमले हुए, 11 बार इराक में और 3 बार सीरिया में, जिनमें 30 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी कि उनके सैनिकों को पश्चिम एशिया में निशाना बनाना बंद कर दे, नहीं तो फिर वो भी हमला झेलने के लिए तैयार रहे। My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond. बाइडेन ने साफ किया कि अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद से ही अमेरिका के सैनिक पश्चिम एशिया में तैनात हैं। उनका इजराइल से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए ईरान वहां अमेरिकी सैनिकों को टारगेट न करे। लेकिन अमेरिका ईरान से पश्चिम एशिया में उलझा हुआ है और ईरान पश्चिम एशिया के पार जाकर अफ्रीका तक में साजिशों का जाल बिछाने में लगा है। अमेरिका की मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि ईरान चुपके अफ्रीकी देश सूडान के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो सूडान में बीते 6 महीनों से वहां की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप RSF बीच सड़क पर जंग लड़ रहे हैं, मगर इसके बावजूद सूडान से रिश्ता ईरान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि सूडान एक अरब मुस्लिम देश है जो अमेरिका के पाले में रहा है। अपने प्रभाव की वजह से ही अमेरिका ने इजराइल के साथ सूडान के रिश्ते सामान्य करवाए, मगर अप्रैल में सूडान में गृह युद्ध शुरू हो गया और अब ईरान ने पिक्चर में एंट्री ले ली। सूडान भले ही गरीब देश हो, मगर दुनिया के नक्शे पर उसकी लोकेशन काफी अहम है। वो मिस्र का पड़ोसी देश है जो इजराइल और हमास की जंग में अहम किरदार है। दूसरी बात यह कि सूडान लाल सागर से लगता है और लाल सागर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग का अहम रास्ता है। इसलिए अमेरिका और उसके साथी देशों को डर है कि ईरान सूडान की सेना के साथ करीबी बढ़ाकर वहां अपने हथियारों से लेकर लड़ाके भी तैनात कर सकता है। इस बीच इजराइल के विरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस बैकफुट पर आ गए। उन्होंने हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को लेकर एक बयान दिया, जिस पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई दी और हैरानी जताते हुए बताया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। असल में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने एक बैठक में इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने की बात कही। उनके मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास की ओर से किए गए हमले अचानक नहीं हुए थे, क्योंकि कई दशकों से फिलिस्तीन के लोग किसी बंधक की तरह वहां रहने को मजबूर हैं। इसके साथ ही उन लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जबकि कई घर पूरी तरह तबाह कर दिए गए
और यही वजह रही कि वहां के लोगों की उम्मीदें भी टूट चुकी हैं, जिससे दशकों बाद भी फिलिस्तीन के लोगों को सियासी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। और एंटोनियो गुतरेस के मुताबिक फिलिस्तीन के नागरिकों की हत्या, उन्हें गाजा से बाहर जाने से रोकने और उनके ठिकानों पर रॉकेट दागने जैसे अपराधों को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल पर हमास के भीषण हमलों को भी गलत बताया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बयान पर इजराइल ने उन्हें घेर लिया और नाराजगी जताते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग कर दी, जिसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री ने उनके साथ होने वाली बैठक को भी रद्द कर दिया और उनसे माफी तक मांगने की बात कह दी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस के बयान को हमास का समर्थन करने वाला और यहूदी समुदाय के खिलाफ बता दिया गया। इजराइल के विदेश मंत्री ने तो एंटोनियो गुतरेस पर आतंकवाद को सही ठहराने का आरोप लगा दिया और सख्त रुख अपनाते हुए गुतरेस से संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के पद से तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर दी। इजराइल ने इसके लिए अमेरिका का भी जिक्र किया और इजराइल के लोगों की हुई मौत को लेकर एंटोनियो गुतरेस पर कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका ने भी गुतरेस के हमास पर दिए बयान पर असहमति जताई। इजराइल के मुताबिक सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों की वजह से हमास के हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने वहां कत्लेआम मचा दिया था, जिसके बाद अब इजराइल की सेना हमास को जड़ से मिटा देना चाहती है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने गाजा पर इजराइल के ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बता दिया था। जंग के दौरान उन्होंने गाजा पर इजराइल की सेना की ताबड़तोड़ बमबारी पर चिंता जताई और जंग में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की सलाह दे डाली। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस के मुताबिक कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर नहीं। ऐसे में दुनिया के देशों को आगे बढ़कर युद्ध के नियमों का पालन करने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि गाजा में इजराइल की सेना के हमलों की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं और वहाँ लोग खाने पीने और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों की किल्लत से जूझ रहे हैं, जबकि बच्चों और महिलाओं समेत हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान एंटोनियो गुतरेस ने हमास और इजराइल की सेना से युद्ध रोकने की अपील की। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन के वीटो पावर के इस्तेमाल पर इजराइल आग बबूला हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के हमलों की निंदा के लिए अमेरिका एक प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन चीन और रूस के वीटो पावर इस्तेमाल करने की वजह से अमेरिका का वो प्रस्ताव गिर गया और इसी बात से भड़के इजराइल ने रूस और चीन को खरी खोटी सुना दी। गाजा में भीषण लड़ाई के बीच अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमास के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि हमास कितना क्रूर है, लेकिन रूस और चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसके प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया, जिसके बाद इजराइल का गुस्सा रूस और चीन पर भड़क गया और यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने बिना नाम लिए ही दोनों पर तंज कसा और साफ कह दिया कि जिस तरह का हमला इजराइल पर हुआ था, अगर वैसा ही किसी और देश पर हुआ होता तो वो अपने दुश्मन को कुचल देता। लेकिन भले ही चीन और रूस ने इजराइल का साथ न दिया हो, मगर अमेरिका के प्रस्ताव पर फ्रांस, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों ने पूरा समर्थन दिया, जिससे साफ हो गया कि इजराइल के दोस्त उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। और जंग के मैदान से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी वो अपने दोस्त इजराइल का साथ नहीं छोड़ने वाले। इसलिए उन्होंने हमास के खिलाफ लाए गए अमेरिका के प्रस्ताव पर खुलकर समर्थन दिया। सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव पर फ्रांस, जापान और ब्रिटेन के साथ 10 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाले, लेकिन रूस और चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को दी गई एक ताकत है, जिसका इस्तेमाल वो सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोकने के लिए कर सकते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और वीटो पावर के इस्तेमाल की वजह से ही अमेरिका का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। लेकिन रूस ने न सिर्फ उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, बल्कि उसने अमेरिका के प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित भी बता दिया और साफ कह दिया कि केवल वाहवाही बटोरने के लिए लाए गए प्रस्ताव का वो समर्थन नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसलों को रोकने की कोशिश करने का आरोप भी मढ़ दिया। इतना ही नहीं, प्रस्ताव में गजा में आम नागरिकों पर हुए हमलों की निंदा शामिल नहीं करने पर भी रूस ने सवाल खड़े किए, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल की सेना के हमलों में गाजा में बच्चे, महिलाएं और यहां तक बुजुर्ग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। इसीलिए तमाम बातों पर असहमति जताते हुए रूस ने अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल किया और उसका प्रस्ताव पास नहीं हो सका। लेकिन इसके बाद जहां इजराइल का गुस्सा भड़क गया, वहीं अमेरिका ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही रूस से हिसाब बराबर कर लिया और गाजा में युद्ध विराम का समर्थन करने वाले रूस के लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दिया, जिसके बाद रूस का प्रस्ताव भी गिर गया। लेकिन इस दौरान चीन ने दोस्त रूस का साथ दिया और उसके प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया।
जबकि ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ रूस के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जिससे एक बार फिर ये साफ हो गया कि इजरायल के साथ दोनों देश मजबूती से खड़े हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग छिड़ने के 2 दिन बाद ही अमेरिका और ब्रिटेन ने खुलकर इजरायल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। अमेरिका ने तो तुरंत ही अपने जंगी जहाज को भी इजरायल भेज दिया था। लेकिन रूस और चीन पर दबाव बनाने के लिए इजरायल ने एक नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। ताइवान में इजरायल के राजदूत ने चीन को उकसाने वाले बयान देकर इसके साफ संकेत दे दिए और जता दिया कि इजरायल भी चीन की दुखती रग को अच्छी तरह जानता है। ताइपे में इजरायल के राजदूत ने ताइवान को इजरायल का पक्का दोस्त बताया, जबकि चीन तो ताइवान को देश ही नहीं मानता। इतना ही नहीं, इजरायल के राजदूत ने ताइपे में बोलते हुए हमास हमले पर चीन के रवैये को गलत बताया। साथ ही ये भी कह दिया कि हमास के हमले के बाद चीन का रवैया दुख पहुंचाने वाला है। बात भले ही चीन के रवैये की हो रही हो, लेकिन इशारा ताइवान पर था। मतलब ये कि अगर हमास के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में चीन ने अड़ंगा लगाया तो इजरायल भी ताइवान में एंट्री कर सकता है, और अगर इजरायल ने ताइवान से दोस्ती निभानी शुरू कर दी तो चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने गाजा के लिए करीब 1 टन राहत सामग्री से भरा एक विमान भेज दिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोता से भेजी गई ये राहत सामग्री गाजा में युद्ध पीड़ितों को दी जाएगी। बोगोता से रवाना किया गया उसमें खाने पीने की चीजों के अलावा घायलों की मदद के लिए दवाएं भी मौजूद हैं। गाजा में मिस्र से लगने वाले रफा बॉर्डर के जरिए लगातार राहत सामग्री भेजी जा रही है। इधर ऑस्ट्रेलिया ने गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 124 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गाजा के लोगों को खाने पीने की चीजों के साथ ही जरूरी दवाइयां भी भेजी जाएंगी। और इसकी घोषणा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने अमेरिका में बाइडेन से मुलाकात के दौरान की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने गाजा को $10 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 83 करोड़ की मदद देने का वादा किया था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संभावना जताई कि इस जंग की एक वजह भारत और पश्चिम एशिया के बीच बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज से मुलाकात के बाद बाइडेन ने यह बयान दिया। हालांकि बाइडेन ने यह भी साफ किया कि इसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं। भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की घोषणा पिछले महीने दिल्ली में G20 की बैठक में की गई थी। और अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। खबर है कि अपना विरोध जताने के लिए ये छात्र क्लास छोड़कर सड़क पर उतर आए और फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने मिशिगन में एक बड़ी रैली निकाली। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी अपने हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लिए नजर आए। इस बीच फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि वेस्ट बैंक के एक रिफ्यूजी कैंप पर इजरायल ने ड्रोन अटैक कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन इजरायल की सेना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उसने दावा किया कि वो अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रात को छापेमारी कर रहा था। इस दौरान हथियारों से लैस फिलिस्तीनियों ने उत्तरी वेस्ट बैंक में एक रिफ्यूजी कैंप में उसकी सेना पर गोलीबारी कर दी और विस्फोटक फेंके, जिसके बाद इजरायल की सेना ने जवाबी कार्रवाई में उन पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें 3 फिलिस्तीन के नागरिक मारे गए, जबकि कई घायल बताए गए। वेस्ट बैंक के रिफ्यूजी कैंप में सालों से छिपकर फिलिस्तीन के लोग रह रहे हैं, जो आए दिन इजरायल की सेना से उलझते रहते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब वेस्ट बैंक के किसी रिफ्यूजी कैंप में रह रहे लोगों की जान गई। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक हमास और इजरायल में जंग शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जंग के बीच ये तनाव और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमास ने इजरायल में जो नरसंहार किया उसकी कीमत सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक भी भुगत रहा है। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजरायल की सेना वहां भी हमले कर रही है। उसने आरोप लगाया कि इजरायल की तरफ से किए गए हमलों में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, क्योंकि 1967 में इजरायल ने जंग के बाद वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वहां इजरायल और फिलिस्तीन एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। और 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़ गए। गाजा पर बम बरसाने के साथ ही इजरायल पर वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में भी हमले के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक के जिस हिस्से पर इजरायल का कब्जा है उन इलाकों में पहले से ही चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाके एक्टिव हैं। वेस्ट बैंक में 15 से ज्यादा शरणार्थी कैंप है जहां फिलिस्तीन के नागरिक रहते हैं और हमेशा उनका आमना सामना इजरायल की सेना और पुलिस से होता है, क्योंकि वो वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा नहीं चाहते। वेस्ट बैंक का 40% हिस्सा फिलिस्तीन के पास है, जबकि 60% इजरायल के कब्जे में। हालांकि इस इलाके पर इजरायल का कब्जा जरूर है, लेकिन फिलिस्तीन के नागरिकों के शरणार्थी कैंपों की वजह से वहाँ आए दिन बवाल होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग इजरायल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के साथ। यही नहीं, हमास के लड़ाके जॉर्डन के रास्ते वेस्ट बैंक में घुसते हैं, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन के झगड़े में जॉर्डन फिलिस्तीन के साथ, जिससे इजरायल की मुश्किल बढ़ जाती है। उधर पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन की क्वीन ने इजरायल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों पर हमला बोल दिया
उन्होंने गाजा में युद्ध विराम रोकने का विरोध करने वाले देशों की आलोचना की। और जॉर्डन की क्वीन ने इजराइल के हमलों में मारे जा रहे आम लोगों के मुद्दे पर सवाल न उठाने वाले पश्चिमी देशों को आड़े हाथ लिया और उन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया। जॉर्डन की क्वीन के माता पिता दोनों फिलिस्तीनी हैं। इस बीच इजराइल और हमास में छिड़ी जंग के बीच हमास के संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे मुसाब हसन यूसुफ ने हमास के खिलाफ कई राज उगल दिए। अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि चरमपंथी संगठन हमास पूरी दुनिया में शरिया कानून बनाना चाहता है और इसके लिए जो लड़ाई उसने शुरू की है वो लंबी चलने वाली है, क्योंकि चरमपंथी संगठन हमास यहूदियों को खत्म कर पूरी दुनिया में शरिया कानून लाना चाहता है, जिसके लिए वो हर उस देश को खत्म कर देना चाहता है जो इजराइल के समर्थन में खड़ा होगा। यानी धर्म की इस लड़ाई में हमास किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन से कई साल पहले ही अलग हो चुके मुसाब हसन यूसुफ ने अपने पिता के कई खौफनाक इरादों का पर्दाफाश किया। उन्होंने दावा किया कि हमास पैसों के लिए बच्चों तक का खून बहाने से गुरेज नहीं करता। इतना ही नहीं, उन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन ISIS से भी ज्यादा खतरनाक बताया, जो इजराइल का नामो निशान मिट्टी में मिलाकर वहां एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। और इतना ही नहीं, हमास के संस्थापक के बेटे मुसाब हसन यूसुफ ने इजराइल और हमास के बीच छिड़ी इस जंग में इजराइल का समर्थन किया, क्योंकि वो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास से अलग होकर इजराइल के लिए कई साल तक हमास की जासूसी भी कर चुके हैं। यानी मुसाब हसन यूसुफ हमास के संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे जरूर हैं, लेकिन वो अपने पिता के खौफनाक इरादों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यही वजह रही कि उन्होंने इजराइल के लिए कई सालों तक काम किया। उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के लिए साल 1997 से 2007 तक जासूसी की, जिसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म भी अपना लिया था। उन्हें ग्रीन प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है और वो अब अमेरिका की नागरिकता अपनाकर वहीं बस गए हैं। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी का हिस्सा रहने के दौरान उन्होंने इजराइल को कई ऐसी अहम जानकारियां दी थी जिसकी वजह से इजराइल में आत्मघाती हमले रोकने में मदद मिली थी। उधर इजराइल और हमास की जंग के बीच फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि अल अक्सा मस्जिद बंद कर दी गई है। दावा यह भी है कि इजराइल की पुलिस मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद में घुसने तक नहीं दे रही है, जबकि यहूदी समुदाय को मस्जिद में एंट्री दी जा रही है। और अल अक्सा मस्जिद में केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को घुसने से रोका गया। फिलिस्तीन के मीडिया ने यह दावा हमास और इजराइल की भयंकर जंग के बीच किया और खबर दी कि मुस्लिम समुदाय के लिए यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया गया। फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल की पुलिस ने मस्जिद के सारे गेट बंद कर दिए और केवल यहूदी समुदाय को अल अक्सा मस्जिद में एंट्री मिल रही है, जिससे अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना के लिए बने नियम टूट रहे हैं। क्योंकि फिलिस्तीन के मीडिया का कहना है कि इजराइल की पुलिस मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद में प्रार्थना नहीं करने दे रही, जबकि उनके पास इसका अधिकार है। फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि शुरू में बुजुर्ग लोगों को एंट्री मिली, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दी गई, जिससे जंग के बीच यरूशलेम में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना के मुद्दे पर यरूशलेम में इस साल कई बार हिंसा हो चुकी है। इसी साल अप्रैल के महीने में इजराइल के सैनिकों और फिलिस्तीन के नागरिकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई थी, जिसके बाद अल अक्सा मस्जिद के आसपास तनाव बढ़ गया था। मस्जिद परिसर में इतनी जबरदस्त हिंसा हुई थी कि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इजराइल की पुलिस ने इसके लिए फिलिस्तीन के लोगों को जिम्मेदार ठहराया था और हमास और इजराइल से जंग के बीच एक बार फिर अल अक्सा मस्जिद का मुद्दा सुलग उठा, जिसका कनेक्शन हमास और इजराइल की लड़ाई से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो खतरनाक हमला किया था उसका नाम ही उसने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म रखा था और संदेश दिया था कि पूर्वी यरूशलेम से उत्तरी इजराइल तक फिलिस्तीन के लोग इस जंग का हिस्सा बने। यानी हमास की नीयत इस जंग को केवल दक्षिणी इजराइल तक सीमित रखने की नहीं थी, बल्कि वो इसे यरूशलेम, वेस्ट बैंक और उत्तरी इजराइल तक फैलाना चाहता था, जिसकी शुरुआत होती दिख रही है, क्योंकि हमास से जंग के बीच उत्तरी इजराइल भी सुलग रहा है। वेस्ट बैंक से भी हिंसा की खबर आई और अब फिलिस्तीन की मीडिया ने अल अक्सा मस्जिद में तनाव का दावा कर दिया है। वैसे ये मस्जिद हमेशा से विवादों में रही है, क्योंकि यहूदी समुदाय कहता है कि जिस जगह पर अल अक्सा मस्जिद है वहां मंदिर था, लेकिन यहूदी समुदाय से वहां पूजा करने का अधिकार छीन लिया गया और यहूदी लोग केवल मस्जिद में घुस सकते हैं, वहां प्रार्थना नहीं कर सकते, जबकि मुस्लिम समुदाय को अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना का अधिकार है। अल अक्सा मस्जिद मुस्लिम समुदाय का तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानी जाती है, जो टेम्पल माउंट के परिसर में बनी हुई है, जिसमें करीब 4 लाख लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यहूदी समुदाय का कहना है कि टेम्पल माउंट में उसके मंदिर की दीवार मौजूद है जहां वो प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका अधिकार नहीं मिला। लेकिन जंग के बीच फिलिस्तीन के मीडिया ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय की मस्जिद में एंट्री रोक दी गई और वो वहां प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं।
उधर न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में फिलिस्तीनी समर्थकों के विरोध को देखते हुए वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कुछ यहूदी छात्रों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया। हैरान करने वाली यह घटना न्यूयॉर्क के कूपर यूनियन कॉलेज में हुई और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें न्यूयॉर्क के कूपर यूनियन कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर कई फिलिस्तीनी समर्थक नारेबाजी करते दिखे। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने लाइब्रेरी के पीछे के दरवाजे से उन यहूदी छात्रों को बाहर निकाल लिया। इधर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा, जिससे सेंसेक्स 901 अंक गिरकर बंद हुआ और सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा गिर गए। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 901 अंक लुढ़क गया और 63,148 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 265 अंक गिरकर 18,857 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। अपनी अपनी बात कहकर उठ गए महफिल से लोग, अपनी अपनी बात कहकर उठ गए महफिल से लोग, दूसरों की जो सुने मिलते हैं वो मुश्किल से लोग। 100 बात की एक बात कही पराग ने, तैरने वाले की जय जयकार दोनों पार से, देखते हैं डूबने वाले को चुप साहिल से लोग। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर हो 100 बात की बात।